नमस्कार, आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। देश विदेश की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। जनरल रणबीर सिंह सुहाग आज भारत के 26वें आर्मी चीफ बन गए हैं और आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने जो पहला सार्वजनिक बयान दिया है वो है पाकिस्तान को सीधी चेतावनी। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान ने अगर कोई भी नापाक हरकत की तो पहले से भी करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं कुपवाड़ा में सैनिकों ने आज 2 आतंकियों को मार गिराया है। Our response to any such act it will be intense and immediate. दलबीर सिंह सुहाग ने जैसे ही भारत के नए सेना प्रमुख का पद संभाला, पहली चुनौती पाकिस्तान को दी। जब पुंछ में 2 भारतीय सैनिकों के सिर कलम करने पर उनसे सवाल पूछा गया तो जनरल का सीधा जवाब था, Our response to any such act will be more than adequate in future. जनरल सुहाग ये बोलकर लौट ही रहे थे, लेकिन फिर वापस आए और जो कहा उसे पाकिस्तान को जरूर सुनना चाहिए। And it will be intense and immediate. जनरल सुहाग ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, इंटेंस और इमीडिएट। इंटेंस का मतलब गंभीर, तीव्र और इमीडिएट का मतलब तेजी से, तुरंत, फौरन। यानी कि अब पाकिस्तान भारतीय सैनिकों के सिर कलम करने जैसी बर्बर हरकत करेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा और वो भी फौरन। Our response to any such act will be more than adequate in future. It will be intense and immediate. देश पाकिस्तान की इस हरकत को भूला नहीं है। जब 8 जनवरी 2012 को लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह की हत्या के बाद पाकिस्तान उनका सर काटकर साथ ले गया था और भारत में एक ही आवाज उठी थी कि सिर का बदला सर होना चाहिए। वो तो बेटे को सिर चाहिए, जगत से नहीं सब नहीं आवे वो मैंने देखो ना कुछ ना कभी ना सिर चाहिए वो तो। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी और सेना के नए जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने अपनी तैयारी भी उसी रास्ते पर शुरू कर दी है। My focus areas would be to enhance operation preparedness and the effectiveness of the Indian Army. तो अब साफ है कि 25 जुलाई 2014 को राजौरी के बालाकोट में घुसपैठ जैसी कोशिश करने की हिम्मत अब दुश्मन में नहीं होगी। 8 जुलाई 2014 को कठुआ में जैसे आतंकी घुस आए थे, अब ऐसा नहीं होगा। करगिल में विजय दिवस पर हुए आतंकी हमले की तरह घटनाएं सख्ती से रोकी जाएंगी और बार बार घुसपैठ करने वाले चीन को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बदलते वक्त के साथ नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका का रुख भी पूरी तरह बदल गया है और कल तक जो अमेरिका नरेंद्र मोदी को वीजा देने से कतराता था, वही अमेरिका आज नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के इस बदले हुए रुख का सबूत आज देखने को भी मिला जब अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश और एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। अमेरिका से रवानगी के वक्त से ही अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी पर पीएम मोदी का रंग चढ़ा हुआ था। एक अरसे बाद सुपर पावर अमेरिका बैकफुट पर दिखा। जिस मुलाकात के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री पिछले 2 दिनों से बेकरार हो रहे थे, वो मीटिंग आज 7 RCR में हुई। लगभग 60 मिनट तक चली पीएम मोदी और केरी की मुलाकात में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में अमेरिका से पीएम मोदी ने कई कड़े सवाल भी पूछे। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और बढ़ाने के लिए क्या और कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर बात हुई। अभी अमेरिका का भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
वित्त वर्ष 2013-14 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $95 बिलियन यानी 5700 अरब रुपए का था। भारत अमेरिका के बीच रक्षा सौदा और बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। आज की तारीख में अमेरिका दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और भारत पिछले 5 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार इम्पोर्ट करने वाला देश है। 2009 से 2013 के बीच भारत के कुल इम्पोर्ट के 75% हथियार रूस से आयात किए गए और अब अमेरिका इसमें अपना हिस्सा चाहता है। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात पर जॉन कैरी ने पीएम मोदी को अमेरिका का रुख बताया। अमेरिका चाहता है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी भूमिका और बड़ी करे। न्यूक्लियर एनर्जी के मसले पर हुई बातचीत में जॉन कैरी का मकसद भारत में अमेरिकी कंपनियों के लिए परमाणु ऊर्जा में निवेश के लिए राह आसान करना था। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर भी बातचीत हुई। अमेरिका का यही कहना है कि जॉन कैरी की मुलाकात औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने के लिए न्योता देने के लिए की गई और इस मीटिंग में भी सिर्फ इसी मसले पर बात हुई। लेकिन इस मुलाकात में अमेरिकी मजबूरी दिखी। पीएम मोदी को हिंदुस्तान आकर न्योता देना ये साफ दिखाता है कि अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में अपनी नीतियों को लेकर अपने रुख में पूरा बदलाव कर लिया है। जो अमेरिका गुजरात हिंसा और मानवाधिकार की दलील देकर मोदी को वीजा देने से इनकार करता रहा, अब वही अमेरिका मोदी के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाकर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दशक भर से ज्यादा वक्त तक राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहने के बाद नेपाल पटरी पर लौट रहा है और ऐसे वक्त में नेपाल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा होना यकीनन कूटनीतिक लिहाज से खासा अहम है। दरअसल राजशाही के खात्मे के बाद नेपाल में ताकतवर हुई राजनीतिक विचारधाराओं ने भारत विरोध के नाम पर काफी माहौल बनाया और जिसका खामियाजा दोनों देशों ने भुगता है। ऐसे में अपने सबसे पुराने मित्र राष्ट्र में पीएम का दौरा कई लिहाज से खास है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान और नेपाल ऐसे दो पड़ोसी मुल्क हैं जिनके बीच का रिश्ता सिर्फ किताबी नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच सालों साल के सामाजिक सांस्कृतिक रिश्तों की एक ऐसी धरोहर है जिसकी बुनियाद को बदले दौर की आंधियां भी हिला नहीं पाई। हाँ, ये बात और है कि रिश्ते वैसे अब नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे, लेकिन राजशाही के खात्मे के बाद बदले दौर में भारत ने भी नेपाल की अहमियत को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा हुआ कि नेपाल में चीन की धमक बढ़ी और साथ ही साथ भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र भी बन गया नेपाल। खुली सीमा, बिना वीजा पासपोर्ट की आवाजाही ने अगर सहूलियत बढ़ाई है तो तमाम मुश्किलों का दरवाजा भी खोला है, जिसकी जद में है बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा। जो हमारी खुली सीमा है इसकी निगरानी थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए, कारण कि इस खुली सीमा का लाभ लेकर कुछ अतिवादी तत्व हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि नेपाल ने स्वतः इस पर नियंत्रण स्थापित किया है, लेकिन बातचीत इसमें भी आगे बढ़नी चाहिए कि इस प्रकार की कोई शिथिलता न दिखलाई दे सीमा पर। प्रधानमंत्री का नेपाल दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों मुल्कों के रिश्तों में कहीं न कहीं अविश्वास की धुंध छाई हुई है। भारत में ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि पूर्वी भारत में हर साल आने वाली बाढ़ की वजह नेपाल है, तो वहीं नेपाल से सटे भारतीय जिलों में आतंकी गतिविधियों में तेजी की वजह भी नेपाल ही है। इसके अलावा मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की आवाजाही जैसे तमाम गैर कानूनी गतिविधियों का पनाहगार भी नेपाल बन चुका है। ऐसे में पीएम के दौरे में नजर ऐसे ही मुद्दों पर रहेगी जिसके चलते दोनों मुल्कों के बीच विश्वास कम हुआ है। हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेपाल दौरे के बाद जो एजेंडे सामने आ रहे हैं उनमें पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट और जल संरक्षण के मुद्दे पर बात हो सकती है। इसे लेकर अहम डील पर दस्तखत हो सकते हैं। मानसून के दौरान नेपाल के बांधों से छोड़ा जाने वाला पानी भारत के तराई इलाकों की बड़ी समस्या है। इसके चलते तराई जिलों का एक बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है। नेपाल और भारत की खुली सीमा दोनों देशों के बीच एक अहम मुद्दा है, जिसके चलते मानव तस्करी, हथियार तस्करी और नकली नोटों की आवाजाही के मामले बढ़े हैं। बातचीत की टेबल पर यह मुद्दा भी अहम होगा। कुछ सालों से नेपाल आतंकवादियों के लिए पनाहगार बनता जा रहा है। भारत में वारदात करके अपराधी अक्सर नेपाल भाग जाते हैं। बीते कुछ वक्त में नेपाल बॉर्डर से हुई कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारियां, नेपाल से चीन की नजदीकियां भारत के लिए चिंता का विषय हैं। लिहाजा द्विपक्षीय बातचीत में सामरिक मसले भी उठ सकते हैं। नेपाल प्राकृतिक तौर पर खासा समृद्ध है, लेकिन पैसों की कमी के चलते ये अब तक वैश्विक स्तर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बन पाया है। लिहाजा पर्यटन क्षेत्र में भारत का सहयोग नेपाल के लिए अहम होगा, क्योंकि नेपाल को हर साल लगभग 50% पर्यटक भारत से ही मिलते हैं। दोनों देशों की सीमाओं का बड़ा हिस्सा यूपी, उत्तराखंड और बिहार की सीमाओं से लगता है। ऐसे में सीमाई इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याएं भी कम नहीं है। बातचीत में ये मसला भी अहम होगा। नेपाल से व्यापक सहयोग मिल सकता है।
दुनिया का दूसरा जल संसाधन से संपन्न प्रमुख राष्ट्र नेपाल है, ब्राजील के बाद। वहां से जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसका लाभ दोनों देशों को मिल सकता है। इस क्षेत्र में हमारे समझौते होने चाहिए। 2600 किलोमीटर की खुली सीमा रखने वाले दोनों देशों के बीच सैकड़ों सालों से भरोसे का रिश्ता रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि दोनों देशों के बीच वीजा पासपोर्ट का कोई झंझट आज तक नहीं है। ऐसे में इस रिश्ते की डोर जब तक मजबूत रहेगी, दोनों देशों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि घर बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल दौरे से जुड़ी आधिकारिक जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी और उन्होंने 3 और 4 अगस्त को पीएम के नेपाल दौरे से जुड़े कार्यक्रम विस्तार से बताया भी। On 3rd August, Prime Minister will have meetings both in a restricted format as well as delegation level talks with Prime Minister Sushil Koirala. Prime Minister Sushil Koirala is also hosting a banquet in Prime Minister's honor. On the same day, Prime Minister has been invited to be the first foreign leader to address the Constituent Assembly cum Parliament of Nepal. On this occasion, he will meet the chairman of the Constituent Assembly, Mr. Subhash Nebang. Next day, Prime Minister in the morning will begin by offering prayers at the Pashupatinath temple. That's on August 4th, Monday. He will meet President Ram Baran Yadav, who has also graciously invited Prime Minister to a lunch he is hosting in his honor. Apart from the Prime Minister's interactions with government level officials or political leaders from the government in Nepal, he also plans to meet a cross section of political leaders across the political firmament in Nepal. And there is also a proposed interaction between leading businessmen from the apex chambers of commerce of Nepal with the Prime Minister. उधर चीन और भारत की सीमा पर घुसपैठ का मुद्दा अक्सर गरमाया रहता है और कभी कागजों पर तो कभी जमीन पर चीन भारत की सीमा में अपने पांव बढ़ाता रहता है। और ये बात और है कि चीन ने कभी ये बात नहीं मानी, लेकिन गुरुवार को ड्रैगन ने अपनी घुसपैठ की अपनी हरकतों को मान लिया है। चीन और भारत सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कभी चीनी सैनिक तो कभी चीन के चरवाहे भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं, लेकिन अब से पहले चीन ने इस बात की तस्दीक कभी नहीं की थी। पिछले 50-55 सालों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो गुरुवार को हुआ। चीन ने लद्दाख के इलाके में घुसपैठ की बात को पहली बार स्वीकार कर लिया। चीनी सेना की तरफ से कहा गया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर घुसपैठ की घटनाएं हो जाती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल गेंग यानशेंग ने कहा कि पिछले साल बॉर्डर में घुसपैठ की कुछ घटनाएं हुई, लेकिन चीन ने बिना विवाद में पड़े बातचीत से मसले को सुलझा लिया। यानशेंग ने 2013 में देपसांग घाटी की घटना का जिक्र किए बगैर कहा कि सीमा रेखा अभी तक तय नहीं हो पाई है और दोनों देश करीब 4000 किलोमीटर लंबी एलएसी के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। दरअसल 2013 में देपसांग घाटी में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी और चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में टेंट लगा दिए थे। ये घटना साल 2013 में तब हुई थी जब चीनी प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आने वाले थे। दोनों देशों के बीच इस घटना ने तनाव पैदा कर दिया था, लेकिन तब चीन ने इस घटना पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब साल भर बाद चीन का ये बयान भारत के आरोपों की तस्दीक करता है। भारत में नई सरकार बनने के बाद संबंधों को एक नई दिशा देने में जुटा चीन सीमा विवाद को लेकर किसी भी ठोस हल की बात नहीं कर रहा है, जबकि कभी अरुणाचल प्रदेश तो कभी लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों के घुसपैठ की बात सामने आती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद वर्ल्ड टुडे में बढ़ते हैं आगे। अब मध्य पूर्व में पैदा हुए संकट की गाजा पट्टी में 24 दिन बाद इजरायल और हमास संघर्ष विराम के लिए राजी हुए और दोनों पक्षों के बीच ये संघर्ष विराम 72 घंटों का था, लेकिन ये 72 मिनट से ज्यादा तक नहीं चल पाया और इजरायल की तरफ से की गई फायरिंग में 35 लोगों की मौत हो गई है। गाजा पट्टी की इस धरती पर मौत बनकर बरसती मिसाइलों ने कई निर्दोष और बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पर शुक्रवार को आखिरकार गाजा पट्टी में
हमलों का सिलसिला थमा, लेकिन ये शांति ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी। 8 जुलाई को गाजा पर मौत बरसाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें अब तक 1400 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। लेकिन 24 दिनों तक चले नरसंहार के बाद शुक्रवार से रविवार तक 3 दिन राहत की खबर लेकर आए हैं। दरअसल अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की पहल पर हमास और इजराइल मानवीय आधार पर 72 घंटों के सीज फायर पर राजी हो गए, जो गाजा के स्थानीय समय के मुताबिक शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू हो गया। लेकिन 72 घंटे का सीज फायर 72 मिनट से थोड़ी देर ज्यादा तक ही रहा, क्योंकि इजरायली सैनिकों के अपहरण से नाराज इजराइल ने हमास पर जबरदस्त गोलीबारी की, जिसमें गाजा के 35 लोगों की जान गई है। इजराइल और गाजा पट्टी के बीच वैसे तो विवाद काफी पुराना है, लेकिन मौजूदा विवाद की शुरुआत हमास की तरफ से अगवा किए गए 3 इजरायली युवकों की हत्या के बाद हुई थी, जिसके बाद एक फिलिस्तीनी युवक की भी अगवा करके हत्या कर दी गई। बढ़ते बढ़ते दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से संघर्ष विराम की कोशिश भी नाकाम साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ताइवान के काओसिंग शहर को एक भयानक त्रासदी से गुजरना पड़ा। यह त्रासदी है जबरदस्त गैस विस्फोट, जो इस पूरे शहर को दहला गया। लगातार हुए विस्फोट में 25 लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हो गए हैं। ताइवान का काओसिंग शहर गुरुवार को किसी एक्शन फिल्म के सेट की तरह नजर आ रहा था, लेकिन ये तबाही नकली नहीं बल्कि बिल्कुल असली थी, क्योंकि यहाँ गैस रिसने की वजह से जो सीरियल ब्लास्ट हुआ वो हाल के दशकों का सबसे बड़ा हादसा था। ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 267 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 5 फायर फाइटर्स भी शामिल हैं, जो हालात काबू करने गए थे लेकिन अपनी जान गंवा बैठे। मौके पर मौजूद जशमदीद ने हालात को कुछ यूं बयां किया। लगातार धमाकों के चलते घटनास्थल पर आग लग गई और पूरा आसमान धुएं से भर गया। धमाके की आवाज से पेड़ गिर गए, गाड़ियां बर्बाद हो गई और खिड़कियां टूट गईं। 3 किलोमीटर तक के दायरे में इस भीषण धमाके का असर दिखाई दिया। इस जबरदस्त धमाके की वजह प्रोपेन लीक बताई जा रही है, जो पेट्रोकेमिकल मटेरियल है, लेकिन ये बात सामने नहीं आ सकी है कि ये लीक कहां से हुआ और इसकी असल वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पश्चिमी देशों में फैला इबोला वायरस पिछले कुछ दिनों से बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। ये खतरनाक वायरस अब तक 700 लोगों की जान ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक 24 से 27 जुलाई के बीच इस वायरस की वजह से 57 लोगों की जान चली गई, जिनमें गिनी, लाइबेरिया, सियर लियोन और नाइजीरिया के नागरिक शामिल हैं। WHO ने इस वायरस से निपटने के लिए $100 मिलियन के रिस्पांस प्लान का ऐलान किया है। ब्रेक के बाद वर्ल्ड टुनाइट में कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं। 20वें कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन कुश्ती में योगेश्वर दत्त ने भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाला और लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता योगेश्वर दत्त ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कनाडा की जोन बालफोर्ड को 65 किलोग्राम कैटेगरी में फ्री स्टाइल मुकाबले में हरा दिया और भारत को कुश्ती में 5वां स्वर्ण पदक दिला दिया। भारत अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में 13 स्वर्ण पदक जीत चुका है। In 2 minutes of effort this time, Yogeshwar Dutt. He's finished off his other opponents in a lot quicker. He really is something special. One of a lineup of extraordinary world-class Indians. वहीं महिला रेसलिंग में भी भारत को 2 मेडल हासिल हुए हैं और बबीता कुमारी ने गोल्ड तो गीतिका जाखड़ ने सिल्वर मेडल जीता है। रेसलिंग में गीतिका जाखड़ भारत के लिए गोल्डन हैट्रिक बनाने से चूक गई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। And a lovely smile there. Disappointment last night. उधर पहले हाफ में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने हॉकी में दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना लिया है।
जहां भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। वहीं हॉकी का दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होगा। भारत के लिए वी रघुनाथ और रुपिंदर पाल सिंह ने चौथे और 8वें मिनट में गोल किया। रमनदीप सिंह ने 22वें मिनट में गोल करके स्कोर 3-0 कर दिया। एसवी सुनील ने नितिन तिमैया से मिले पास पर 26वें मिनट में गोल करके स्कोर 4-0 कर दिया और भारत के लिए 5वां गोल मनप्रीत सिंह ने दाग दिया। One for Rupinder and the other Raghunath already scored. Well, that's a fantastic corner, isn't it? उधर जिम्नास्टिक में भारत की दीपा ने इतिहास रचा है और वो भारत के लिए जिम्नास्टिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक आर्टिस्टिक देश के लिए पहला पदक जीते हुए महिला वोल्ट के फाइनल में 14.366 के स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया। I mean, she is winning a medal in the Commonwealth Games. It's a rare honor for us, and I think credit should also go to Ashish, who won medal in the Asian Games and in the Commonwealth Games. I am sure she must have seen his performance, and that is why she is. And also the Monica Devnath, who is a coach with the Indian team, she herself was a very और जनवरी से ब्रिटेन के कुछ चुनिंदा शहरों में ऐसी कारें दौड़ती दिखाई दे सकती हैं जिनमें कोई ड्राइवर ही ना हो। जी हां, ब्रिटिश अधिकारियों के माने तो जनवरी से ड्राइवरलेस कारों की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और ऐसा की कार में सेंसर्स और कैमरा गाइडेंस देंगे और इसे 3 सालों तक टेस्ट किया जाएगा। और ये कारें 2 तरह की होंगी। एक तरह की कार में ड्राइवर रहेगा तो जरूरत पड़ने पर इस पर कंट्रोल कर सकेगा, जबकि दूसरी तरह की कार पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा। ब्रिटेन के अलावा जापान और अमेरिका में पहले ही इस तरह की कारों को विकसित किया जा रहा है और जिसमें ड्राइवर की जरूरत ना हो। The car's taken over the task. We'll have a fully automated drive around the rest of our test sites. A GPS system complemented with some wireless communications and a radar. और अब बात उस सेलिब्रिटी की जो हाल ही में 22 साल की हुई है और वो दिखाई देने जा रही हैं हॉलीवुड की नई मूवी बिहेविंग बैडली में। हम बात कर रहे हैं सेलेना गोमेज की, जो नेटफ्लिक्स के साथ बिहेविंग बैडली में जल्दी नजर आने वाली है। फिल्म के प्रीमियर के लिए गोमेज नजर आई और इस फिल्म की खासियत यह है कि सेलेना के ऑन एंड ऑफ बॉयफ्रेंड जस्टिन बीबर का कैमियो जो फिल्म को और भी इंटरेस्टिंग बना रहा है। Hi. Have you got in touch with your parents yet? They're in Dallas for the Pro-Life Gun Expo. Like the bet. That wasn't even my idea. Will you grow up? वन टू नाइट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।